अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आज हमारे टॉपिक का नाम है असेसमेंट ऑफ द नोज़, माउथ एंड थ्रोट, कि हम कैसे नोज़, माउथ और थ्रोट की असेसमेंट करते हैं। तो जब हम ये लेक्चर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पता होना चाहिए, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास नोज़ की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। द लोअर 2/3 ऑफ द एक्सटर्नल नोज़ consist of the flexible cartilage and the upper 1/3 is rigid bone। अगर हम नोज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो इसमें जो नीचे 2 हिस्से होते हैं वो फ्लेक्सिबल कार्टिलेज पर यह मुश्तमिल होता है, और अपर 1/3 जो होता है यह रिजिड बोन मतलब सख्त बोन पर मुश्तमिल होता है। पोस्टीरियरली द इंटरनल नोज मर्जेस विद द फेरिंक्स विच इज डिवाइडेड इनटू द नेज़ोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लेरिंजोफेरिंक्स। और पीछे की तरफ जो इंटरनल नोज होता है ये अटैच हुआ होता है पेरिंग्स के साथ, जो फर्दर डिवाइड होता है नेज़ोफेरिंक्स के साथ, ओरोफेरिंक्स और लेरिंजोफेरिंक्स, जो कि पेरिंग्स के फर्दर 3 पार्ट्स है। इंटीरियरली इट मर्जेस विद द एक्सटर्नल नोज, और आगे की तरफ ये एक्सटर्नल नोज के साथ अटैच है। मोर देन जस्ट द सेंसरी ऑर्गन ऑफ स्मेल, द नोज आल्सो प्ले अ की रोल इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय फिल्टरिंग, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग इनहेल्ड एयर। इसके अलावा ये एक सेंसरी ऑर्गन भी है स्मेल के लिए, और ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जैसे कि एयर को फिल्टर करना, उसको वार्म करना और उसकी ह्यूमिडिफाइंग करना। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल नोज आर डिवाइडेड वर्टिकली बाय द नेजल सेप्टम। जो इंटरनल और एक्सटर्नल नोज ये वर्टिकली डिवाइड हुए होते हैं नेजल सेप्टम के जरिए। Crisbridge area, the most common site of nosebleed, is located in the interior portion of the septum। ये जो एरिया है ये मतलब ज़्यादातर ब्लीडिंग यहाँ से होती है, जो कि सेप्टम के इंटीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है। एयर एंटरिंग द नोज passes through the vestibule which is lined with the coarse hair with help filter dust। इसके अलावा जब एयर जो है वो हमारे नाक जो वेस्टिब्यूल है, जब इस वेस्टिब्यूल उस एरिया को हम कहते हैं जहाँ पर हेयर प्रेजेंट है, जो बाल जहाँ पर प्रेजेंट है उस एरिया को हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। जब एयर एंटर होती है हमारे नाक में तो ये वहाँ पर जो हेयर होते हैं वो इसकी फिल्ट्रेशन करते हैं। जो डस्ट पार्टिकल है वो उन बालों के ज़रिए हमारे बॉडी में फिर नहीं जाते और वो वहाँ पर ही रह जाते हैं। इसके बाद साइनसेस, 4 pairs of paranasal sinuses open into the internal nose। हमारे जो इंटरनल नोज है उसमें 4 pair of paranasal sinuses है, जिसमें आता है मैक्सिलरी साइनसेस जो कि चिक बोन के नीचे प्रेजेंट होता है, और फ्रंटल साइनसेस लोकेटेड अबव द आईब्रो जो कि आईब्रो के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एथमाइड और स्पिनरल साइनसेस ये आईज के और नोज के बिहाइंड पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब आईज के पीछे और नोज के हेड पर ये प्रेजेंट होते हैं। द साइनसेस सर्व एज अ रिजोनेटर फॉर साउंड प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड म्यूकस। और जो साइनस का फंक्शन होता है ये हमारे साउंड को एज अ रिजोनेटर फंक्शन करता है, और इसके अलावा ये म्यूकस भी प्रोड्यूस करता है। जब इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो फिर उसको हम साइनसाइटिस कहते हैं। यू विल बी एबल टू असेस द मैक्सिलरी एंड फ्रंटल साइनसेस बट द एथमाइडल एंड स्पिनरल साइनसेस एरेंट readily accessible। हम सिर्फ और सिर्फ मैक्सिलरी और फ्रंटल साइनसेस को ही असेस कर सकते हैं, एथमाइडल और स्पिनरल को हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो पीछे की तरफ होते हैं, बैक साइड पे होते हैं, इसलिए हम उसको असेस नहीं कर सकते। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये है स्पिनरल साइनसेस जो कि बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ होता है, और इसके अलावा जो एथमाइडल साइनस है वो भी पीछे की तरफ होता है। माउथ एंड थ्रोट, द माउथ इज बाउंडेड बाय द लिप्स, चिक्स, पैलेट एंड टंग एंड कंटेन द टीथ। हमारे माउथ में लिप्स प्रेजेंट होते हैं, चिक्स होते हैं, पैलेट होते हैं, और जो टंग जुबान जिसको हम कहते हैं, और टीथ भी होते हैं। द थ्रोट आर पेरिंग्स कंटेन द हार्ड एंड सॉफ्ट प्लेट्स, द यूल्वा एंड द टॉन्सिल। और जो थ्रोट है उसमें हार्ड और सॉफ्ट प्लेट होते हैं, और यूल्वा होता है, और टॉन्सिल्स भी होते हैं, जो कि टॉन्सिल्स का फंक्शन होता है जब भी हम रोटी वगैरह खाते हैं उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई ऐसे जरासीम जो हमारी बॉडी के लिए मुफीद ना हो तो उसको ये ट्रैप करता है और किल और डिस्ट्रॉय करता है। ये टॉन्सिल्स का फंक्शन है। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि हॉट प्लेट और सॉफ्ट प्लेट, इसके अलावा टंग हो गए, टीथ हो गए, साइवरी ग्लैंड भी होते हैं हमारे
माउथ के अंदर जो कि सलाइवा की सिक्रीशन करते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्ट प्लेट है और इसके अलावा ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स है और ये यूलवा है। और ये जो टीथ होते हैं तो पहले दो टीथ को हम इंसीजर टीथ कहते हैं, फिर एक को फिर हम कैनाइन कहते हैं और फिर जो दो होते हैं उसको हम प्रीमोलर और फिर मोलर। अब आते हैं हम असेसमेंट के ऊपर। हम इसकी असेसमेंट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले नोज एंड साइनेसिस। तो नोज में हम क्या कहते हैं? इंस्पेक्टिंग द नोज। मतलब हमें पता है कि असेसमेंट के 4 टूल्स होते हैं: इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। पहले नंबर पर हमारे पास आता है इंस्पेक्शन। तो जब हम नोज की इंस्पेक्शन करते हैं, ऑब्जर्व दी पेशेंट नोज फॉर पोजीशन, साइमेट्री एंड कलर। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेशेंट की जो नोज है उसकी पोजीशन कैसा है और उसके बाद उसकी साइमेट्री, मतलब नोज की जो एक साइड है वो दूसरे के साइड की तरह है या नहीं है, दोनों सेम है या नहीं है। और कलर भी हम देखते हैं कि जो दोनों साइड पर कलर है वो सेम है या नहीं है। नोट वेरिएशन सच एज डिस्कलरेशन, स्विलिंग और डिफॉर्मिटी। इसके अलावा हम देखेंगे कि उसमें कोई वेरिएशन, मतलब कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, जैसे कि डिस्कलरेशन या ज़्यादा स्विलिंग तो नहीं हुई उसमें, या बहुत ज़्यादा रेडनेस तो नहीं हुआ इसमें। और इसके अलावा कोई और डिवेटेड नेजल सिप्टम तो नहीं है। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के डिफॉर्मिटीज़ हो सकते हैं। वेरिएशन इन साइज एंड शेप आर लार्जली काज्ड बाय द डिफरेंस इन कार्टिलेज एंड इन अमाउंट ऑफ फाइब्रस एडिपोज टिश्यू। और ये जो नोज़ का जो साइज़ है और शेप है ये भी वेरी करता है, मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करता है, क्योंकि कार्टिलेज की डिफरेंस की वजह से और फाइब्रस एडिपोज टिश्यू की वजह से ये मुख्तलिफ लोगों में वेरी करता है। ऑब्जर्व फॉर नेजल डिस्चार्ज और फ्लेयरिंग। नेजल डिस्चार्ज हम देखेंगे कि इससे कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं हो रहा। अगर कोई डिस्चार्ज हो रहा है जिसको हम रिनोरिया कहते हैं। और फ्लेयरिंग हम उसको कहते हैं जब कोई सांस लेता है तो उसके जो नोस्ट्रिल्स है वो ऊपर और नीचे होते हैं, तो इसको हम फ्लेयरिंग कहते हैं, जो कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा करता है। इफ़ डिस्चार्ज इज प्रेजेंट नोट द कलर, क्वांटिटी एंड कंसिस्टेंसी। अगर कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो फिर उसके हम कलर भी देखते हैं और ऑर्डर भी देखते हैं, मतलब कोई उससे तो स्मेल वगैरह तो नहीं आ रहा, और उसमें ये भी देखते हैं कोई ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा। तो और इसके अलावा हम क्वांटिटी देखते हैं कि कितने मकदार में आ रहा है और कैसे आ रहा है। इफ़ यू नोटिस फ्लेयरिंग ऑब्जर्व फॉर अदर साइन ऑफ रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस। अगर फॉर एग्जांपल किसी को फ्लेयरिंग प्रेजेंट है तो इसकी वजह से रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है, मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम इसको हो सकते हैं। देन इंस्पेक्ट द नेजल कैविटी। और फिर उसके बाद हम नेजल कैविटी को देखते हैं। चेक पेटेंसी बाय क्लोजिंग वन नोस्ट्रिल्स एंड आस्किंग द पेशेंट टू ब्रीथ इन द थ्रू द अदर नोस्ट्रिल्स। हम पेशेंट के एक नोस्ट्रिल के ऊपर हाथ रख देते हैं, मतलब उंगली रख देते हैं, और फिर पेशेंट को कहते हैं कि आप सांस ले लें। और फिर जो नेजल कैविटी है, मतलब नोज के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। और जब हम नोस्ट्रिल्स की पेटेंसी चेक करते हैं तो हम पेशेंट को कहते हैं, पेशेंट के एक नोस्ट्रिल के ऊपर उंगली रख देते हैं और पेशेंट को हम कहते हैं कि आप सांस ले लें। इसी तरह जब हम दूसरा चेक करते हैं तो फिर जो हमने असिस्ट किया उसके ऊपर उंगली रख देते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि आप सांस ले लें। एग्जामिन द नोस्ट्रिल बाय डायरेक्ट इंस्पेक्शन यूजिंग अ नेजल स्पेकुलम, अ पेन लाइट और स्मॉल फ्लैशलाइट और एन ओटोस्कोप विद अ शॉर्ट वाइड टिप अटैचमेंट। और इसके बाद जब हम नोस्ट्रिल्स जो होते हैं उसको हम असिस्ट करते हैं तो हमें एक नेजल स्पेकुलम की ज़रूरत पड़ती है, पेन लाइट और स्मॉल फ्लैशलाइट की ज़रूरत और ओटोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, जिसके ज़रिए हम नोस्ट्रिल की असेसमेंट करते हैं। इंस्पेक्टिंग द नेजल कैविटी। टू इंस्पेक्ट द नोज, ask the patient to tilt his head back slightly and then push up the tip of the nose and gently insert the otoscope. जब हम नोज की इंस्पेक्शन करते हैं तो स्पेकुलम या नेजल स्पेकुलम या ओटोस्कोप के जरिए, तो हम पेशेंट को कहेंगे कि आप ना जो हेड है वो तो पीछे की तरफ करें और हम ओटोस्कोप जो है उसके जो वन नोस्ट्रिल है उसमें इंसर्ट करेंगे। यूज द लाइट फ्रॉम द ओटोस्कोप टू इल्यूमिनेट द नेजल कैविटी। Check for severe deviation or perfusion of the nasal septum. Examine the vestibule and terminates for redness, softness, swelling and discharge.
के बाद ओटोस्कोप में एक लाइट होती है, फिर उसको हम लगा देते हैं और जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं नेजल कैविटी के उसको हम इल्यूमिनेट करते हैं, उसको हम देख लेते हैं कि उसमें कोई रेडनेस, स्वेलिंग या कोई वो जो नेजल सिस्टम है वो तो सही है या नहीं है, डिविएटेड तो नहीं है, मतलब उस वो टेढ़ापन तो इसमें नहीं है या उसमें कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं है, वो हम सारे देख लेते हैं इसमें ओटोस्कोप के ज़रिए। Inspecting the nostrils. Have the patient sit in front of you with his head tilted back. Put one glove and insert the tip of the closed nasal speculum into one nostril to the point where the blade widens. हम पेशेंट को कहेंगे कि अपना हेड थोड़ा पीछे करें और फिर उसके बाद हम जो स्पेकुलम हमारे पास होता है उसको हम क्लोज करते हैं और क्लोज इंसर्ट कर देते हैं एक नोस्ट्रिल्स में और स्लोली ओपन द स्पेकुलम एज वाइड एज पॉसिबल विदाउट कॉजिंग डिस्कम्फर्ट एज शोन शाइन द फ्लैशलाइट इन नोस्ट्रिल्स टू इल्यूमिनेट द एरिया। फिर हम जो स्पेकुलम है उसको आहिस्ता आहिस्ता खोल देते हैं, जितना पॉसिबल है उसको हम खोल देते हैं कि इतना ही खोलते हैं ताकि पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट फील ना हो। और फिर उसके बाद हम फ्लैशलाइट लगाते हैं और जो नेजल कैविटी के जो स्ट्रक्चर होते हैं फिर हमें वो दिखाई देते हैं। ऑब्जर्व द कलर एंड पेटेंसी ऑफ द नोस्ट्रिल्स एंड चेक फॉर एक्सुडेट। और इसके बाद हम जो पेशेंट की जो नोस्ट्रिल होते हैं उसमें देखते हैं कि वो खुला है या नहीं है, कोई उसमें एक्सुडेट हम डिस्चार्ज को कहते हैं, इसके उसमें कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं हो रहा। द म्यूकोसा शुड बी मॉइस्ट पिंक टू लाइट रेड एंड फ्री फ्रॉम लीजन एंड पोलिप्स। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है नोज का या जो नोस्ट्रिल होते हैं वो मॉइस्ट होना चाहिए और पिंक टू लाइट होना चाहिए और इसमें कोई लीजन वगैरह नहीं होना चाहिए और पोलिप्स भी नहीं होना चाहिए। पोलिप्स जब नाक में गोश्त बन जाता है एक्स्ट्रा तो उसको हम पोलिप्स कहते हैं। आफ्टर इंस्पेक्टिंग वन नोस्ट्रिल क्लोज द स्पेकुलम, रिमूव इट एंड इंस्पेक्ट द अदर नोस्ट्रिल्स। जब एक नोस्ट्रिल की इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम स्पेकुलम को क्लोज करते हैं और दूसरे नोस्ट्रिल को असिस्ट करते हैं, इसी तरह जैसे कि पहले किया है हमने। अब पाल्पेटिंग इंस्पेक्शन तो हो गया। जब हम पाल्पेशन करते हैं नोज के, पाल्पेट द पेशेंट नोज विद योर थंब एंड फोर फिंगर असिस्टिंग फॉर पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग एंड डिफॉर्मिटी। तो हम जो फोर फिंगर है और थंब है इसके ज़रिए हम पेशेंट की पल्पेशन, नोज की पल्पेशन करते हैं, उसमें कोई पेन वगैरह तो नहीं हो रहा, टेंडरनेस, स्वेलिंग या डिफॉर्मिटी तो नहीं हो रही। एग्जामिनिंग द साइनसेस। जब हम साइनसेस की एग्जामिनेशन करते हैं, बिगिन बाय चेकिंग फॉर स्वेलिंग अराउंड द आई स्पेशली ओवर द साइनस एरिया। हम देखते हैं कि आई के इर्द गिर्द कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं हुई और स्पेशली हम उस एरिया को ज़्यादा फोकस करते हैं जहाँ पर साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। देन पाल्पेट द साइनसेस चेकिंग फॉर टेंडरनेस। और फिर उसके बाद हम साइनसेस देखते हैं। इफ़ द पेशेंट कंप्लेन ऑफ टेंडरनेस ड्यूरिंग साइनस पाल्पेशन। जब हम पाल्पेशन करते हैं साइनसेस की, अगर पेशेंट को दर्द फील हो रहा है, मतलब वो कह रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है, तो फिर हम ट्रांसलिमिनेट द साइनसेस टू सी इफ दे आर फिल्ड विद फ्लूइड और पस। फिर हम जो साइनस है उसकी ट्रांसलिमिनेशन करते हैं और फिर हमें पता चल जाता है उसमें कोई फ्लूइड तो नहीं है या कोई पस वगैरह तो नहीं है। ट्रांसलिमिनेशन कैन आल्सो हेल्प रिवील ट्यूमर एंड ऑब्स्ट्रक्शन। और ट्रांसलिमिनेशन टेस्ट के जरिए हमें ये भी पता चल जाता है कि उसमें कोई ट्यूमर या कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। ट्रांसलिमिनेशन जो कि फर्दर आगे बताइएगा कि ट्रांसलिमिनेशन टेस्ट क्या होता है। To perform transillumination, darken the room and have the patient close his eye. जब हम ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट करते हैं रूम की लाइटें बंद करते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि अपनी आंखें बंद करें। प्लेस अ पिन लाइट अंडर द आई ब्रो एंड डायरेक्ट द लाइट अपवर्ड टू इल्यूमिनेट द फ्रंटल साइनसेस। और फिर हम जो लाइट होती है हमारे पास, इसके लिए एक स्पेशल पिन लाइट आता है, हम आई ब्रो के नीचे फ्रंटल साइनसेस के ऊपर रख देते हैं। प्लेस द पिन लाइट ऑन द पेशेंट चिक बोन। फ्रंटल साइनसेस को चेक करने के लिए हम जो पिन लाइट होता है हमारे पास वो पेशेंट के आई ब्रो के नीचे रख देते हैं और फिर हमें फ्रंटल साइनसेस के बारे में पता चल जाता है। Place the pin light on the patient cheekbone just below the eye and ask the patient to open his mouth। और फिर जो cheekbone है
उसके ऊपर हम पिन लाइट रख देते हैं और हम पेशेंट को कहते हैं कि अपना माउथ जो है, अपना मुंह जो है वो खोले। रेड ग्लू इनसाइड द ओरल कैविटी इंडिकेट नॉर्मल मैक्सिलरी साइनसिस। अगर जो माउथ है उसके अंदर रेड ग्लू कलर हमें दिखाई दिया तो फिर हम कहेंगे कि ये मैक्सिलरी साइनसिस ये नॉर्मल है। सिंपली इसका मतलब ये है कि जब हम साइनसिस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, एमसीक्यूज में ये आता है, तो इसको हम ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट कहते हैं। और इसके अलावा ये ऐसे परफॉर्म होता है कि हम पेशेंट के फ्रंटल साइनसेस और मैक्सिलरी साइनसेस को असिस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और जब हम इस मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई पूछे कि हम ये परफॉर्म कैसे करते हैं, तो हम पेशेंट के चिक बोन के ऊपर इसके लिए स्पेशल पिन लाइट आती है, वो हम रख देते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि अपना मुंह खोले। और अगर उसके मुंह के अंदर जो कलर है वो रेड ग्लू दिखाई दिया हमें, तो इसका मतलब ये है कि इसके साइनसेस वो नॉर्मल है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये नॉर्मल ही आता है, लेकिन अगर एबनॉर्मल हो, तो अगर इसमें कोई लाइट वगैरह ना हो, तो फिर उसको हम कहेंगे कि इसमें कोई पस वगैरह जमा हुआ है, जिसकी वजह से हमें लाइट दिखाई नहीं देता। माउथ एंड थ्रोट, हम माउथ और थ्रोट की असेसमेंट कैसे करेंगे? इंस्पेक्ट द पेशेंट लिप्स नोटिंग एनी लम्प्स और सरफेस एबनॉर्मलिटीज। हम पेशेंट के लिप्स को देखेंगे कि उसमें कोई लम्प्स वगैरह तो नहीं है या कोई और एबनॉर्मलिटीज नहीं है। देन यूजिंग अ टंग ब्लेड एंड अ ब्राइट लाइट इंस्पेक्ट द माउथ। और फिर हम टंग ब्लेड या टंग रिप्रेसर भी हम इसको कहते हैं, उसको यूज़ करते हैं। और जो लाइट होती है वो भी हम यूज़ करते हैं माउथ को असेसमेंट के लिए। हैव द पेशेंट ओपन हिज माउथ देन प्लेस द टंग ब्लेड ऑन द टॉप ऑफ हिज टंग। हम पेशेंट को कहेंगे कि अपना माउथ जो है वो खोले और हम जो टंग डिप्रेसर या टंग ब्लेड जो है हम उसके टंग के ऊपर रख देते हैं। ऑब्जर्व द गिंगिवा और गम्स देन इंस्पेक्ट द टीथ, नोट दियर नंबर, कंडीशन एंड वेदर एनी आर मिसिंग आर क्राउडेड। और फिर हम पेशेंट के माउथ के अंदर देखते हैं कि उसके जो गम्स है उसका कलर कैसा है और कोई ज़्यादा रेडनेस तो उसमें नहीं है। और इसके अलावा जो दांतों के दरमियान जो गैप है वो भी हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि उसके दांत बहुत ज़्यादा नहीं है या बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि एक है या एक नहीं है, तो वो भी हम देखेंगे। और उसके नंबर भी हम देखेंगे, कंडीशन भी देखेंगे। इफ़ द पेशेंट इज़ वेयरिंग डेंचर्स आस्क him to remove them so you can inspect the gums underneath. Next inspect the tongue and oropharynx। तो फिर जब अगर पेशेंट ने डेंचर जो आर्टिफिशियल दांत होते हैं वो लगे हुए, तो हम पेशेंट को कहेंगे कि इसको निकाले और फिर दोबारा हम वही गम्स वगैरह देखेंगे। और उसके अलावा जो टंग है और ओरोफेरिंक्स है वो भी हम इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्टिंग द टंग, जब हम टंग की इंस्पेक्शन करते हैं तो हम सिंपली हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने जो टंग है उसको बाहर निकाले। जब वो माउथ से टंग को बाहर निकालता है तो हम जो उसकी टिप है उसको पकड़ लेते हैं, टंग की जो टिप है उससे पकड़ लेते हैं और इधर उधर घुमा देते हैं। उसमें देखते हैं कि उसमें कोई साइडों पर कोई लीजन वगैरह तो नहीं है, तो ये सिंपली इसकी इंस्पेक्शन हो गई। नॉर्मली लिप्स और म्यूकोसा और गिंगिवा ये ऐसे होने चाहिए। जो लिप्स होते हैं ये सारे पिंक, मॉइस्ट और साइमेट्रिक होने चाहिए तीनों। और इसके अलावा कोई इसमें कोई पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन या हाइपो पिगमेंटेशन नहीं होना चाहिए। और इसमें अलावा हम जब गिंगिवा को देखते हैं तो हम देखेंगे कि जो मार्जिन्स होते हैं हर टूथ के दरमियान वो सही है या नहीं है। और इसके अलावा कोई मिस कलर तो नहीं है, मतलब एक जगह पर कलर है या दूसरी जगह पर नहीं है, या पस वगैरह तो उसमें तो नहीं है। ओरल म्यूकोसा, गिंगिवा और लिप्स, इन सब में अपने ये पॉइंट याद रखना है कि ये शुड बी पिंक, मॉइस्ट, साइमेट्रिकल एंड विदाउट लीजन होने चाहिए। इंस्पेक्टिंग द ओरोफेरिंक्स, जब हम ओरोफेरिंक्स की इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्ट द पेशेंट ओरोफेरिंक्स बाय आस्किंग हिम टू ओपन हिज माउथ व्हाइल यू विल शाइन द पेन लाइट ऑन द यूल्वा एंड प्लेट। जब हम ओरोफेरिंक्स को देखते हैं तो हम पेशेंट को कहेंगे कि अपना माउथ खोले और हम जो पेन लाइट है वो सीधे उसके यूल्वा और प्लेट पर शाइन करेंगे। यू मे नीड टू इंसर्ट अ टंग ब्लेड इनटू द माउथ एंड डिप्रेस द पोस्टीरियर टंग। हमें टंग डिप्रेसर की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके ज़रिए हम जो टंग का जो पोस्टीरियर साइड होता है, मतलब जो पीछे की साइड होता है, उसको हम डिप्रेस कर सके और जो यूल्वा है और प्लेट है, जो थ्रोट है, वो हमें सही तरह से दिखाई दे। Place the tongue blade slightly off a center to avoid eliciting the gag reflex. Ask the patient to say observe for a moment of the soft plate and ulva। और हम पेशेंट को कहेंगे कि आप आह करो, तो इससे हमें पता चलता है कि उसके जो
युलवा है और सॉफ्ट प्लेट में उसमें मूवमेंट हो रही है, नहीं हो रही है। इसके अलावा हम लम्स, लीजन, अल्सर वगैरह या एडेमा टंग के ऊपर देखेंगे कि ये तो नहीं है। Finally, assist the patient gag reflex by gently touching the back of the pharynx with a cotton-tipped applicator or the tongue blade. Doing so should produce a bilateral response. जब हम गैग रिफ्लेक्स चेक करते हैं तो हम टंग डिप्रेसर के ज़रिए या टंग एप्लीकेटर के ज़रिए पेशेंट के जो पेरिंग्स है उसको टच करते हैं और उसके रिस्पांस में पेशेंट हमें आह देख करता है या जो माउथ है वो हिला देता है, तो हमें पता चल जाता है कि इसका जो गैग रिफ्लेक्स है वो सही है। नॉर्मली टंग कैसे होनी चाहिए? द टंग शुड बी मिड लाइन, मोइस्ट, पिंक एंड फ्री फ्रॉम लीजन। जो टंग है वो मिड लाइन में होना चाहिए, मतलब दरमियान में होना चाहिए, और इसका जो साइज भी है वो नॉर्मल होना चाहिए, मतलब इट शुड बी अ स्मूथ पोस्टीरियर सरफेस एंड स्लाइटली रफ इंटीरियर सरफेस विद अ स्मॉल फिशर। इसके अलावा जो इसका पोस्टीरियर साइड है वो स्मूथ होना चाहिए और जो इंटीरियर साइड है वो स्लाइटली रफ होना चाहिए, और इसके अलावा इसमें स्मॉल फिशर होने चाहिए, मतलब थोड़े थोड़े कीड़े, या शुड मूव इजीली इन ऑल डायरेक्शन एंड लाई स्ट्रेट टू द फ्रंट टू टेस्ट। और इसके अलावा ये इजीली हर डायरेक्शन में मतलब इसकी मूवमेंट होनी चाहिए, मतलब अगर हम पेशेंट को कहें कि लेफ्ट साइड पर मूव करे तो वो लेफ्ट साइड पर मूव कर सकता है, और अगर हम कहें कि राइट साइड पर मूव करे तो वो राइट साइड पर मूव कर सकता है। और पेरिंग्स एंड युलवा, दीज स्ट्रक्चर शुड बी पिंक एंड मॉइस्ट विदाउट इन्फ्लेमेशन और एक्सुडेट। ये दोनों स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, या इन्फ्लेमेशन वगैरह या एक्सुडेट हम डिस्चार्ज को कहते हैं वो नहीं होने चाहिए, और ये पिंक एंड मॉइस्ट होने चाहिए। टॉन्सिल ये भी पिंक, और इसके अलावा विदाउट हाइपरट्रोफी, मतलब इसके इनलार्ज नहीं होने चाहिए, ये नॉर्मल होने चाहिए। अब नोज के एबनॉर्मलिटीज कौन कौन से है? रेफर टू नोज ब्लीड, जब नोज से ब्लीडिंग होती है तो और इसके क्या क्या काज हो सकते हैं? कोआगुलेशन डिसऑर्डर, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को हीमोफीलिया है या कोई और ऐसे डिसऑर्डर है जिसमें उसका कोआगुलेशन जो है वो सही तरह से नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ट्रामा की वजह से भी अगर किसी ने मतलब मुक्का मारा हो, या अदर हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल जिसमें अगर प्लेटलेट की डिफिशियंसी हो, और रीनल डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकता है। फ्लेयरिंग रेफर टू द नोस्ट्रियल डायलेशन डेट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं जो नोस्ट्रिल्स है उसकी डायलेशन हो जाती है। नॉर्मल टू सम एक्सटेंड ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीथिंग बट मार्क रेगुलर फ्लेयरिंग इज एबनॉर्मल। ये नॉर्मल मतलब अगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है और रेगुलर हो रहा है तो ये फिर हम एबनॉर्मल काउंट करते हैं। और ये इसकी काज क्या हो सकते हैं? रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस इसकी काज हो सकती है। स्टिफनेस एंड डिस्चार्ज रेफर टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नेजल म्यूकोजा मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन कंप्लेंट बाय सिक्रीशन। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन की ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है और उसमें डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको हम स्टिफनेस एंड डिस्चार्ज कहेंगे, और इसकी काज कॉमन कोल्ड और साइनसाइट इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसेस, ट्रामा, एलर्जी की वजह से भी, और अगर कोई इरिटेंट है मतलब किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है इससे भी हो सकता है। और डिवेटेड सेप्टम मतलब उसका जो नेजल सेप्टम है उसमें टेढ़ापन है तो इसकी वजह से भी ये हो सकता है। मौत के एबनॉर्मलिटीज़ में हमारे इंजुरी कॉमनली एसोसिएटेड विद अर्टिकेरिया इज यूजुअली काज्ड बाय एलर्जिक रिएक्शन। अर्टिकेरिया हम कहते हैं कि जब हमें स्किन एलर्जी हो जाती है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई मच्छर हमें काट देता है, जब हम फिर उसको खारिज करते करते तो फिर वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम अर्टिकेरिया कहते हैं। तो एंजियोइडी में भी अर्टिकेरिया की तरह होता है, ये उससे एसोसिएटेड होता है, मतलब उससे लिंक होता है, और ये एलर्जिक रिएक्शन है। इट्स प्रेजेंट सबक्यूटेनियसली और डर्मली एंड प्रोड्यूस नॉन pitted swelling of the subcutaneous tissue and deep large wheals usually on the lips, hands, feet, eyelids और genitalia। और ये ज़्यादातर सबक्यूटेनियसली या डर्मली प्रेजेंट होता है, और ये ज़्यादातर लिप्स, हैंड, फीट, आईलिड और जेनिटिलिया पर प्रेजेंट होता है। दिस फीलिंग डोंट इच बट मे बर्न और टिंगल। ये खारिश वगैरह नहीं करते, लेकिन ये ऐसे फील होता है जैसे कि लिकोप्लिके इन्वॉल्व्स पेनलेस व्हाइट पिटे डेट अपीयर ऑन द टंग ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ। लिकोप्लिका मतलब जब माउथ या टंग के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसमें वाइटिस बन जाता है तो उसको हम लिकोप्लिका कहते हैं। इट रिजल्ट फ्रॉम द क्रोनिक इरिटेशन ऑफ द म्यूकस ड्यू टू टोबैको यूज, पुअर
फिटिंग डेंचर यूज ऑफ सम मेडिकेशन आर रफ टूथ। और ये ज़्यादातर जो टूबेको यूज लोग होते हैं उनकी वजह से होता है, और जो आर्टिफिशियल दंत होते हैं उसके पुअर लगाने से, मतलब सही तरह से फिट नहीं किए होते, उसकी वजह से भी होता है, और मेडिकेशन की वजह से भी, और जो लोग ज़्यादा रफ टूथ ब्रश यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी होता है। द वाइट पिटेकी आर कंसिडर प्रीकैंसरियस लीजन्स, बायोप्सी डिटरमाइन विदर द लीजन्स आर मैलिग्नेंट। और ये प्री कैंसर मतलब ये कैंसर की तरफ जा सकते हैं, और ये मतलब हमें फिर बायोप्सी से पता चल जाता है कि यह प्री कैंसर है या नहीं है, और इसमें कोई मैलिग्नेंट वगैरह है, मतलब ये कैंसर है या नहीं है। Candidiasis of the oropharyngeal mucus cause cream color or white petechiae on the tongue, mouth or pharynx। कैंडिडियासिस, ये कैंडिडा अल्बिगेन जो हमें कहते हैं, ये नॉर्मल फ्लोरा होता है हमारे माउथ के अंदर। जब उसकी जो अपना लोकेशन है वो अल्टर हो जाता है, मतलब किसी दूसरी लोकेशन पर जाता है, तो फिर इसकी वजह से जो माउथ के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्रीम कलर हो जाता है, और वाइट पिटेकी मतलब वाइट दाने बन जाते हैं हमारे टंग के ऊपर, माउथ के ऊपर और पेरेंट्स के ऊपर। मोस्ट काजेज ऑफ दिस इन्फेक्शन आर काजेज बाय कैंडिडा अल्बिगेन, और ये कैंडिडा अल्बिगेन की वजह से होता है जो कि नॉर्मल फ्लोरा है। ऑल दो दीज फंजाई आर पार्ट ऑफ द बॉडी नॉर्मल फ्लोरा, ये बता दिया है। दे कैन काज इन्फेक्शन विद चेंज such as elevated blood glucose level in the patient with diabetes, immunosuppression in the patient with the human immunodeficiency virus, or use of antibiotic allow for their sudden proliferation। मतलब जब इनकी लोकेशन चेंज हो जाती है किसी की वजह से भी, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ की वजह से, इम्यूनोसप्रेशन जो HIV पेशेंट होता है उसकी वजह से, या एंटीबायोटिक की वजह से, तो ये फिर इन्फेक्शन काज करता है जिसको हम कैंडिडियासिस कहते हैं। थ्रोट एब्नॉर्मलिटीज, डिस्पेजिया जब हम फॉर एग्जांपल डिफ़िकल्टी टू स्वॉल्विंग, जब कोई बंदा कोई चीज़ खाता है लेकिन वो एंगल्फ नहीं कर सकता, वो मतलब स्टमक में नहीं जा सकता, तो उसको हम डिस्पेजिया कहते हैं। और ये किस वजह से होता है, कॉजेज क्या हो सकते हैं इसके, एसोफेगल डिसऑर्डर इसकी वजह से भी हो सकता है, और ओरोफैरिंजियल, रिस्पायरेटरी, न्यूरोलॉजिकल और कोलाजिन डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, और टॉक्सिन और ट्रीटमेंट की वजह से भी हो सकता है। थ्रोट पेन तो सिंपली सोर थ्रोट को हम कहते हैं, और इसके भी पेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ट्रॉमा, एलर्जी, मुख्तलिफ किस्म के काजेज ये इसके हो सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस तो सिंपली हम इसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ दी टॉन्सिल्स, और ये ज़्यादातर इसकी वजह से फिर डिस्पीजिया होता है, फीवर होता है, स्वेलिंग होता है, और टेंडरनेस होता है लिम्फ नोड्स में, और ये हमारे जो थ्रोट है उसमें फिर रेडनेस हो जाती है, और ये इसमें एक्सुडेट भी होता है, मतलब डिस्चार्ज भी इसमें होता है। और पेरिंजाइटिस और इन्फ्लेमेशन ऑफ दी फेरिंक्स, इसमें जो होता है सोर थ्रोट होता है, और डिफ़िकल्टी स्वॉल्विंग भी होती है, और ये वायरस की वजह से होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रीनो वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, या एडिनो वायरस हो गया, ज़्यादातर इन वजह से भी हो सकता है, और बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, जो मोस्ट कॉमनली इससे होता है। डिप्टीरिया ये एक्यूट हाईली कंटेजियस टॉक्सिन इन्फेक्शन है जो कि क्रोनिक डिप्टीरिया की वजह से होता है, और ये इसमें फिर जो पेशेंट होता है उसको सोर थ्रोट होता है, और कफ भी उसको होता है, और इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुई होती है।